आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये वो है जो मुजरिमों के हलक से सच निकलवा ही देते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर पुलिस वालों की जो फिल्में हैं उनके लिए इंस्पिरेशन यही होते हैं। इनके लिए कह सकते हैं कि हर बार जिंदगी ने इन्हें ऐसी सिचुएशन में डाला है कि जैसे ही कोई बड़ी पोजीशन मिली है वैसे ही बड़ा क्राइम हुआ है, और ऐसा क्राइम जो आमतौर पर रूह कपा देता है। और ये क्राइम अगर ढंग से इन्वेस्टिगेट ना करो, अगर गुत्थी सुलझाओ नहीं तो जिंदगी खराब, करियर खराब, नौकरी जा सकती है। लेकिन इन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और कितना ही बड़ा क्राइम क्यों नहीं आया, कितनी ही बड़ी क्राइम की मिस्ट्री क्यों नहीं आई सामने, इन्होंने सॉल्व की है। बॉलीवुड की फिल्मों में कई एक्टर्स इनके किरदार निभा चुके हैं। अब एक कहानी बन रही है जो इनकी जिंदगी की कहानी पर बनेगी। मैं बात कर रही हूं उस शख्स की जिसने असल में मुंबई की अंडरवर्ल्ड की, करप्शन की, चोरी चकारी की गंदगी को साफ किया है। टेररिस्ट और गैंगस्टर्स और अच्छे अच्छे डॉन इनसे कांपते हैं, और मुंबई के अब तक के सबसे हाई प्रोफाइल केसेस, चाहे 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, संजय दत्त का इन्वॉल्वमेंट हो अंडरवर्ल्ड के साथ, गुलशन कुमार मर्डर केस हो, चाहे 2008 के 26/11 के अटैक्स हो, ये सारे केसेस इन्होंने ही सॉल्व किए हैं। आज कब की और कैसे में बात करेंगे मुंबई पुलिस के सबसे टॉप होनहार बेहतरीन ऑफिसर राकेश मारिया की। कब राकेश मारिया ने संजय दत्त को एक थप्पड़ जड़ी और बाल पकड़ के घसीटा। क्यों? जिस राकेश मारिया को पहले ही पता था कि बॉलीवुड में अगला नंबर गुलशन कुमार का लगने वाला है, बावजूद उसके वो गुलशन कुमार की जान नहीं बचा पाए। और कैसे राकेश मारिया इकलौते वो शख्स है जिन्होंने अजमल कसाब की हलक से सच निकलवा दिया, वरना 26/11 का जो अटैक था उसे हिंदू टेररिस्ट अटैक बताने की तैयारी थी। राकेश मारिया की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राकेश मारिया का बॉलीवुड से गहरा रिश्ता रहा है, और अब उन पर रोहित शेट्टी फिल्म भी बना रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि राकेश मारिया के पिता फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उन्होंने अपने ज़माने में नीलकमल, प्रीतम और काजल जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। लेकिन पिता की तरह राकेश मारिया को इस फिल्म इंडस्ट्री में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें तो शुरू से ही सिविल सर्विसेज में आना था, और इसमें भी फील्ड पुलिस वाला ही चाहिए था, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए था। यही कारण है कि मुंबई के सेंट जेवियर से अपनी पढ़ाई करने के बाद जब राकेश मारिया ने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए और उसके अंदर ऑप्शंस जब पूछे गए तो उन्होंने तीनों ऑप्शन में आईपीएस, आईपीएस और आईपीएस ही भरा, क्योंकि शुरुआत से ही वो आईपीएस बनना चाहते थे। हालांकि राकेश मारिया की शुरुआत तो एक छोटी पोजीशन से हुई। राकेश मारिया की शुरुआत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पर हुई, अकोला में उनकी पोस्टिंग थी, और तब वो नाइट पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी व्यवस्था देखा करते थे। इसी दौरान 86 के आसपास उन्हें जापान भेजा गया हायर ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग करके जैसे ही राकेश मारिया लौटे तो उसके बाद उन्हें डायरेक्ट मुंबई में पोस्ट किया गया। उस दौरान राकेश मारिया को ट्रैफिक पुलिस में पोस्ट दी गई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और यहाँ से उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। 93 वो ईयर था जब मुंबई की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लास्ट करवाया गया, मुंबई ब्लास्ट केस। किसी को पता ही नहीं था कि एक के बाद एक ये इतने ब्लास्ट किसने करवाए और कहाँ से हुए। कहा जाता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट केस में राकेश मारिया ने बहुत अहम रोल निभाया था। उनके बहुत सोर्सेज और बहुत मुखबिर थे जिनसे उन्होंने इतनी जानकारी हासिल की जो इस बॉम्ब ब्लास्ट के केस को सॉल्व करने में बहुत काम आई, और यहाँ से राकेश मारिया मुंबई पुलिस के फेवरेट बन गए। कहा जाता है कि 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जब संजय दत्त का नाम आया था तब राकेश मारिया ही वो शख्स थे जिन्होंने संजय दत्त से सच उगलवाया था। संजय दत्त मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे तो राकेश मारिया ने ही संजय दत्त को वहां से पकड़ा और पुलिस हेडक्वार्टर्स लेकर गए, और वहां पर उन्होंने पूरी टीम को कह दिया था कि संजय दत्त से सिर्फ मैं बात करूंगा। संजय दत्त से राकेश मारिया ने पहला सवाल पूछा कि सब सच बताओ। संजय दत्त ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। इसका अगला स्टेप ये था कि राकेश मारिया ने संजय दत्त को एक थप्पड़ जड़ी, बालों से घसीटा, और उसके बाद संजय दत्त का दिमाग ठिकाने आया। संजय दत्त ने सच उगल दिया, और इस तरीके से और इस इंसिडेंट के बाद राकेश मारिया को एक बड़े हीरो के रूप में जाना जाने लगा
कि कैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी से भी सच उगलवाया, उसे एक मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया अपनी ड्यूटी निभाकर। जिस वक्त मुंबई में चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, अंडरवर्ल्ड से सभी परेशान हो रहे थे, तब राकेश मारिया का दबदबा बोल रहा था और अब गैंगस्टर्स डॉन राकेश मारिया से डरने लगे थे, इंडिया छोड़कर भागकर दुबई और दूसरे देशों में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुंबई में टिके तो राकेश मारिया से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके सोर्सेस इतने हैं कि क्राइम करने से पहले ही उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और ऐसा हुआ भी। ईयर 97 की बात है, जब गुलशन कुमार को इधर अंडरवर्ल्ड से धमकियां आ रही थी पैसों को लेकर, तब राकेश मारिया को उनके मुखबिर ने फोन पर कह दिया था, सर अगला विकेट गुलशन कुमार का है। ये बात खुद राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखी है। राकेश मारिया का कहना है कि मैंने महेश भट्ट के जरिए कहलवाया था गुलशन कुमार को कि ध्यान रखना, कुछ दिनों के लिए मंदिर मत जाना और सिक्योरिटी के साथ रहना। हमने गुलशन कुमार के लिए सिक्योरिटी भी तैयार की थी, लेकिन तब गुलशन कुमार ने हमारी सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि वो यूपी से उनका कुछ लेना देना था, तो वहाँ की सिक्योरिटी को इस्तेमाल कर रहे थे। तब हमने हमारी सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया था और एक ऐसा मनहूस दिन आया जिस दिन वाकई में मंदिर के बाहर ही गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। इसके अलावा मुंबई में एक बार जवेरी बाजार में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ था, उसको भी सॉल्व राकेश मारिया ने ही किया। राकेश मारिया स्टार पुलिस ऑफिसर बन गए थे, हर एक सीनियर के फेवरेट राकेश मारिया ही थे। यही कारण है कि मुंबई में जब भी सबसे डिफिकल्ट केस आता तो राकेश मारिया को ही वो केस दिया जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जितना स्टारडम उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी भी आती है। राकेश मारिया के साथ भी कंट्रोवर्सीज हुई। 2003 में वो एक बैटिंग स्कैंडल में फंसे। हालांकि कहा जाता है कि इस स्कैंडल से वो बेदाग निकले और जुर्म जो है उन पर प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन एक बार ऐसी बात हो गई जिससे खुद राकेश मारिया को भी बचने के लिए पसीने छूट गए। एक्चुअली एक ईमेल आया राकेश मारिया के ही मेल आईडी से और उसमें कहा गया कि मुंबई के एक मंदिर जहां पर काफ़ी भीड़ लगती है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। बाद में पता चला कि ये ईमेल फेक था। अथॉरिटीज ने राकेश मारिया को ही ब्लेम किया कि बेफालतू की सनसनी फैला रहे हैं और अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह की मेल भेज रहे हैं। जिसके बाद राकेश मारिया के साथ वो हुआ जो उनके साथ अब तक नहीं हुआ था। राकेश मारिया इतने टाइम से प्रमोशंस ले रहे थे, लेकिन ये वो इंसिडेंट था जिस कारण राकेश मारिया को डिमोशन मिला, अपने से छोटी पोस्ट उन्हें दी गई, जनरल इंस्पेक्टर उन्हें बनाया गया और ट्रेनिंग में डाल दिया गया। ये उनकी लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट था और ये वक्त उन्होंने गेम खेलकर और ताइक्वांडो करके निकाला, क्योंकि वो इन दो चीज़ों में भी एक्सपर्ट है। बास्केटबॉल में माहिरियत हासिल की है उन्होंने, तो स्पोर्ट्स खेलकर अपने दिमाग को उन्होंने शांत किया और पॉजिटिव तरीके से उन्होंने इस वक्त को निकाला। 2007 में राकेश मारिया को बैक टू अपनी पोजीशन दे दी गई और वो एक बार फिर से मुंबई के घमंड और मुंबई के ताज बन गए। इस बार राकेश मारिया को लगा था कि अब मुंबई से आतंकवाद साफ हो चुका है, अंडरवर्ल्ड तो जा चुका है और छोटे मोटे क्राइम तो वो मैं वैसे ही निकाल देता हूँ। लेकिन इस बार मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगह क्राइम्स हो रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे और उसके तार मुंबई से जुड़ रहे थे। राकेश मारिया के इतने सोर्सेज हैं जितने सोर्सेज शायद अंडरवर्ल्ड वालों के पास भी नहीं है। यही कारण है कि हर बार वो एक नई चीज़ क्रैक करते हैं और इस बार राकेश मारिया ने पता किया कि मुंबई में कई ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल के तौर पर रह रहे हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुकात रखते हैं, रहते हैं इंडियंस की तरह, यहीं घर बसाते हैं, यहीं फैमिली बसाते हैं और जैसे ही इनके आकाओं के कॉल आते हैं तो ये काम एग्जीक्यूट करते हैं। जब उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में कई जगह धमाके किए थे। इस मामले में राकेश मारिया ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया। अभी ये मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि 2008 में मुंबई एक बार फिर से हिल गई। जो मुंबई इतने सालों से शांत थी, 93 में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद 2008 का वो टेररिस्ट अटैक है जो सबको याद है कि कितने ही लोगों ने जानें गंवाई थी। इसमें सबसे बड़ी जीत मुंबई पुलिस की ये हुई थी कि अजमल कसाब जो वन ऑफ द टेररिस्ट था उसको जिंदा पकड़ा। अब इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें कुछ नहीं बोलना है, अगर पकड़े जाए तो आपको खुद को ख़त्म कर देना है कैसे भी करके। राकेश मारिया ने अजमल कसाब को जिंदा रखा, वो बोल नहीं रहा था, उर्दू में बात कर रहा था। राकेश मारिया को उर्दू भी आती थी।
इसके अलावा ट्रेनिंग दी जाती है मुंह बंद रखने की या पागल जैसे बात करने की कि कुछ याद नहीं, बेवकूफ़ों की तरह खुद को प्रेजेंट करने की, बातें घुमाने की। राकेश मारिया इतने माइंड गेम्स खेलते हैं कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से अजमल कसाब से एक के बाद एक बातें निकलवाई और असलियत पता करवाई कि आखिर ये बंदा है कौन, कहाँ से आया है और किसने इसको भेजा है। वरना लश्कर जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक करवाया, उनकी प्लानिंग थी कि अटैक करने के बाद जो टेररिस्ट है उनके हाथों में लाल धागे बांध दिए जाएंगे और उन्हें बैंगलोर का कोई हिंदू स्टूडेंट बता दिया जाएगा। इसे एक हिंदू टेरर अटैक का पिक्चर देने की कोशिश थी लश्कर की, ताकि इंडिया में आपस में ही लोग रिलीजन के नाम पर लड़े। मुंबई टेरर अटैक का केस राकेश मारिया की निगरानी में ही सॉल्व हुआ और ये बहुत बड़ी जीत थी। सब तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी और सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान वो एक और कंट्रोवर्सी में फंसे। एक्चुअली वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर जिन्हें इन टेररिस्ट अटैक के दौरान लड़ते हुए शहादत मिली, उनकी वाइफ ने राकेश मारिया पर इल्ज़ाम लगाया कि राकेश मारिया, जो कि पूरे मुंबई का कंट्रोल रूम हेड कर रहे थे, उन्होंने नेग्लिजेंस की, मिसमैनेज किया, जिसके कारण उनके पति की डेथ हुई। ये पुलिस ऑफिसर थे अशोक कामटे। राकेश मारिया के करियर के थ्रू आउट उन पर उंगलियां भी बहुत उठी, लेकिन उन्होंने अपना काम इतना अच्छे से किया है ना कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है उन्हें फॉलो करने के अलावा या उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानने के अलावा, क्योंकि उन्हें माहिरियत हासिल है कि केस को सॉल्व करके ही रहते हैं और चाहे कुछ भी हो, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो, वो सच हलक से निकाल कर लाते हैं। यही कारण है कि राकेश मारिया के नाम से क्राइम करने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं और यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में बार बार फिल्में बनी हैं। अगर मुंबई के किसी क्राइम केस पर तो उसमें राकेश मारिया का किरदार दिखाया गया है। अलग अलग एक्टर्स ने, राकेश मारिया ने कई फिल्मों में उनका रोल निभाया है। ब्लैक फ्राइडे फिल्म जो कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट पर बनी थी, उसमें के मेनन का रोल जो था वो राकेश मारिया की लाइफ से इंस्पायर्ड था। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बनाई थी अटैक ऑफ 26/11। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने राकेश मारिया का रोल निभाया था और अ वेडनेसडे फिल्म में अनुपम खेर ने राकेश मारिया का किरदार निभाया। अब रोहित शेट्टी एक बार फिर से फिल्म बना रहे हैं, लेकिन ये राकेश मारिया की ऑफिशियल बायोपिक होगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों बायोपिक्स काफ़ी चल रही है। रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर है वो एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं, एक्शन और कॉमेडी होती है उनकी फिल्मों में। बायोपिक पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, राकेश मारिया जैसे टॉप कॉप की कहानी पर्दे पर कहने के लिए रोहित शेट्टी परफेक्ट डायरेक्टर है, या फिर इस तरह की फिल्म अगर राजकुमार हिरानी टाइप के डायरेक्टर को दी जाती तो ठीक रहता? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।